द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड पढ़ने से पहले क्रीमिया के वार के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे उसका मीनिंग समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड जो पोएम है, इस पोएम में ब्रिटिश सोल्जर्स के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश सोल्जर्स अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, वो भी उन रशियन सैनिकों के सामने जो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थे हथियार के रूप में, और ब्रिटिश की जो सेनाएं थीं, इनके पास सिर्फ तलवार था और यह घोड़े पर सवार थे। तो तोप, असलहों, इन सब के सामने सिर्फ तलवार लेकर के वो भी सामना सामनी करना, यह डायरेक्ट मौत के मुंह में जाने के बराबर है। उसी के बारे में ये पोएम है। तो पहले हम लोग क्रीमिया युद्ध के बारे में जानेंगे। क्रीमिया युद्ध, इसका कारण क्या था, पहले हम लोग यह जानेंगे। ऐसे आधुनिक समय में लड़ा गया यह बिल्कुल ही बेकार का युद्ध है। अवसर, स्वरूप और मुद्दों के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल ही महत्वहीन एवं व्यर्थ का युद्ध था। फिर भी यह प्रतिद्वंदी शक्तियों के आपस में उलझे हुए परस्पर विरोधी स्वार्थों का परिणाम था। तूफान का केंद्र बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति थी। यह प्रायद्वीप की जनता की राष्ट्रवादी अभिलाषाओं और इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता ने इसे यूरोपीय तनाव का मुख्य स्थल बना दिया था। सारी समस्या की उत्पत्ति यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य के बिखराव के फलस्वरूप हुई। पतोन्मुख टर्की साम्राज्य यूरोप का मरीज कहा जाता था और बहुत अरसे से रूसी प्रसारवादियों की निगाहें इस पर अड़ी हुई थीं। बाल्कन प्रायद्वीप को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना उनकी एक आकांक्षा थी। इसके साथ ही काले सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले जल डमरू मध्यों बोस्फोरस और डार्डोनेलेस पर भी वे अधिकार करना चाहते थे। इंग्लैंड रूस के इन इरादों का प्रबल विरोधी था। इंग्लैंड चाहता था कि यूरोप का मरीज किसी तरह जीवित रहे। संपूर्ण ऑटोमन साम्राज्य को वह अपने भारतीय साम्राज्य और रूस के प्रसारोन्मुखी साम्राज्यवाद के बीच एक मध्यवर्ती राज्य मानता था, और उसकी यह धारणा थी कि भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के हित में लड़खड़ाते हुए ऑटोमन साम्राज्य का अस्तित्व आवश्यक है। 19वीं सदी के मध्य तक इन दो महाशक्तियों के विरोधी हितों के टकराव से बाल्कन की समस्या गंभीर बनी रही। लेकिन 1850 ईस्वी के तुरंत बाद इस समस्या में एक और तत्व जुड़ गया। वह था फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय, जिसके रवैये के कारण क्रीमिया के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। 1848 ईस्वी की क्रांति की लहर में वह फ्रांसीसी गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था और 1851 ईस्वी में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस में उसके सबसे प्रबल समर्थक रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे। अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए उसे कुछ ऐसे काम करने ही थे जिनसे रोमन कैथोलिक चर्च के लोग खुश रहते हुए उसे अपना समर्थन देते रहें। जेरूसलम के पवित्र स्थल के रोमन चर्च के स्वार्थों के हितों के संरक्षण कर वह आसानी से इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता था। तो 1740 ईस्वी के एक समझौते के अनुसार पवित्र स्थल के रोमन पुजारियों को फ्रांस के संरक्षण में रखा गया था। लेकिन पिछले दशकों में ग्रीक चर्च, जिसका संरक्षक रूस का जार था, के पादरियों ने रोमन पादरियों का हक छीन लिया। इस कारण दोनों के बीच का पुराना झगड़ा एक बार फिर शुरू हो गया। नेपोलियन थर्ड ने रोमन पादरियों का पक्ष लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। उसका ख्याल था कि यदि वह रोमन पादरियों का हक उन्हें दिलाने में सफल हो गया तो यह फ्रांस के रोमन कैथोलिक में लोकप्रिय बना रहेगा। यदि ग्रीक पादरियों का पक्ष लेकर रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसके साथ युद्ध की संभावना हो सकती थी। नेपोलियन ने सोचा कि यदि ऐसे युद्ध में रूस को हरा दिया जाए तो फ्रांस में उसकी ख्याति इस बात से भी बढ़ जाएगी कि उसने 1814-1815 की अपमानजनक पराजय का बदला रूस से ले लिया। इस प्रकार फ्रांस में उसके विरोधी शांत हो जाएंगे और उसका नाम देश के एक कोने से दूसरे कोने में गूंजने लगेगा। क्रीमिया के युद्ध में यूरोपीय राज्यों की स्थिति क्या थी? इसी पृष्ठभूमि में नेपोलियन थर्ड ने रोमन पादरियों का पक्ष लेते हुए जेरूसलम में उनके अतिक्रमणित अधिकारों को लौटाने की मांग की और टर्की के सुल्तान पर दबाव डालने लगा कि वह इस संबंध में उचित कार्रवाई करे, क्योंकि जेरूसलम टर्की साम्राज्य के अंतर्गत ही पड़ता था। जब टर्की के सुल्तान ने रोमन पादरियों को उनके अधिकारों को वापस दिलाने की पहल की तो रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। रूस के इस हस्तक्षेप से संकट का वह सिलसिला शुरू हुआ जिसके कारण युद्ध छिड़ गया। रूस की मांग थी कि ग्रीक पादरियों के अधिकारों में कोई कटौती ना हो तथा सुल्तान अपनी सारी ईसाई प्रजा का संरक्षक रूसी जार को मान ले। इस बिंदु पर भी इंग्लैंड भी इस झंझट में शामिल हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपोल में
ब्रिटेन के राजदूत ने टर्की के सुल्तान को सलाह दी कि वह रूसी मांगों को अस्वीकार कर दे। ब्रिटेन का प्रोत्साहन पाकर टर्की ने रूसी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस पर रूस ने टर्की पर आक्रमण कर दिया तथा टर्की का पक्ष लेते हुए ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो गए। यह 1853 ईसा का क्रीमिया युद्ध था। युद्ध शुरू होने पर एक छोटा सा इटालवी राज्य सार्डिनिया भी इसमें सम्मिलित हो गया। सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काबूर फ्रांस की मदद करके उस पर एहसान लादना चाहता था ताकि बाद में नेपोलियन थर्ड से इटली के एकीकरण में मदद प्राप्त हो सके। यूरोप का एक दूसरा महान राज्य प्रसा इस युद्ध में एकदम तटस्थ रहा, किंतु ऑस्ट्रिया ने रूस की व्यवस्था से लाभ उठाने का निश्चय किया। रूस के साथ अपने परंपरागत मैत्री संबंध को नजरअंदाज करते हुए उसने 2 बार अल्टीमेटम इस धमकी के साथ दिए कि यदि इन्हें नहीं माना जाएगा तो ऑस्ट्रिया भी रूस के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। रूस के समक्ष ऑस्ट्रिया की मांगों को स्वीकार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बाद में ऑस्ट्रिया के लिए उसका यह रवैया बहुत महंगा पड़ा। अब पेरिस की संधि। क्रीमिया के युद्ध का अंत 1856 ईस्वी की पेरिस संधि से हुआ। इस संधि के द्वारा सभी यूरोपीय शक्तियों ने ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता बनाए रखने का वादा किया। यह तय किया गया कि किसी भी देश को सुल्तान और उसकी ईसाई प्रजा के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। सुल्तान ने अपनी प्रजा के लिए एक बेहतर शासन का प्रबंध करने का जिम्मा लिया। रूस का कुछ क्षेत्र मालडेविया को प्राप्त हुआ। बाद में माविया और वेलेविया को मिलाकर रोमानिया का राज्य निर्मित हुआ। सर्बिया को स्वशासन का अधिकार मिला। काला सागर, जिसके 2 जलडमरू मध्यों पर रूस दशकों से निगाहें गड़ाए हुए था, तटस्थ घोषित कर दिया गया। यद्यपि काला सागर में रूसी युद्धपोत रखने पर पाबंदी लगा दी गई, तथापि इसे सभी देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए उन्मुक्त घोषित कर दिया गया। क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या हुए? पेरिस की संधि का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि इसके द्वारा रूस की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लग गया और युद्ध में पराजय के कारण रूस बहुत अपमानित हुआ। उधर यूरोप की महाशक्तियों के संरक्षण में टर्की को एक नया जीवन मिला। नेपोलियन थर्ड को खूब प्रचार मिला और उसकी शोहरत यूरोप भर में फैल गई। इंग्लैंड को भी ठोस लाभ प्राप्त होता नजर आया। ऐसा लगा कि तनाव का मुख्य कारण समाप्त हो गया और पूर्वीय समस्या का एक अस्थायी समाधान निकल गया। लेकिन इन सारे परिणामों के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि पेरिस संधि द्वारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। जैसा कि बाद की घटनाओं से पता चला, रूस की महत्वाकांक्षा पर कुछ भी अंकुश नहीं लग सका। इस संधि द्वारा टर्की शासक की ईसाई प्रजा के प्रति नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह ईसाई प्रजा को वैसे ही सताता रहा जैसे उन्हें युद्ध के पहले सताया जाता था। सर्बिया को स्वतंत्रता मिल जाने से इस संधि ने पराधीन राज्यों को अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उत्तेजित कर दिया। इस प्रकार पेरिस की संधि ने ऑटोमन साम्राज्य के और अधिक विघटित होने का द्वार खोल दिया। यदि सर्बिया की तरह दूसरे राज्य भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति में सफल रहे तो ऑटोमन साम्राज्य का अंत होना ही था। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध और पेरिस की संधि न तो रूस की प्रसारवादी नीति पर अंकुश लगा सकी और न यूरोप के मरीज को मरने से बचा सकी। युद्ध द्वारा ब्रिटेन का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। टर्की को विघटन से बचाना उसका लक्ष्य था, किंतु बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि टर्की को मरने से नहीं बचाया जा सकता है। इस युद्ध में इंग्लैंड के 60,000 सैनिक मारे गए और उस पर राष्ट्रीय कर्ज बहुत बढ़ गया। सेना और संपत्ति के भारी खर्च के बदले में ब्रिटेन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। जहां तक फ्रांस का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि नेपोलियन तृतीय को समुचित यश प्राप्त हुआ। उसने रूस से बदला ले लिया और 1814-15 के कलंक को धो डाला। उसने स्वयं को कैथोलिक चर्च का एक महान संरक्षक प्रमाणित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में उसकी स्थिति बड़ी मजबूत हो गई। देश के अंदर उसके बहुत सारे विरोधी शांत हो गए, लेकिन युद्ध के दूरगामी परिणाम स्वयं नेपोलियन के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुए। एक साहसिक कदम उठाए जाने में मिली सफलता ने उसे और साहसिक कदम उठाने को प्रोत्साहित किया और इससे अंततः उसका पतन हुआ। 1859 ईस्वी में इटली में, 1812 से 1867 ईस्वी तक मैक्सिको में तथा 1870 में खुद फ्रांस में वह प्रसा के साथ ऐसे युद्ध में लगा रहा जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। केवल इटालवी राज्य सार्डिनिया को युद्ध से ठोस फायदे हुए। काबूल को वह अवसर प्राप्त हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महाशक्तियों के साथ बैठने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उसे अपनी अभिलाषा को पूरा करने का अवसर मिला। वह नेपोलियन की सदिच्छा प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे आगे चलकर इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस की सहायता प्राप्त करना आवश्यक था और क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ देकर काबूल ने इस सहायता का आश्वासन पा लिया। यह ठीक ही कहा गया कि क्रीमिया के दलदल से इटली का उदय हुआ। क्रीमिया का युद्ध एक अनावश्यक और व्यर्थ का युद्ध था, फिर भी यह परिणामों से भरपूर था। इसने 1815 ईस्वी की वियना व्यवस्था की नींव को हिला दिया।
1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद की लहर को रोककर यथास्थिति बनाए रखने में ऑस्ट्रिया और रूस एक दूसरे के दृढ़ समर्थक थे। 1850 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर जर्मनी की एकता के प्रबल प्रयास को रोका था, लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद परिवर्तन का विरोध करने वाली शक्तियां बहुत कमजोर पड़ गईं। युद्ध के बाद रूस तथा ऑस्ट्रिया के आपसी संबंध बड़े तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि युद्ध के मध्य में ऑस्ट्रिया ने दो बार रूस को परेशान करने का प्रयत्न किया था। ऑस्ट्रिया द्वारा प्रदर्शित बेमिसाल कृतज्ञता के कारण रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध इतने खराब हो गए कि प्रसा और सार्डिनिया दोनों ने इससे लाभ उठाकर जर्मनी और इटली का एकीकरण संपन्न कर लिया। युद्ध के दिनों में रूस के प्रति प्रसा का रुख दोस्ताना रहा। यह इन पड़ोसियों के बीच अत्यंत मधुर संबंध स्थापित होने का प्रारंभ था। इसके आधार पर ही 1866 ईस्वी का ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में प्रसा ने जार का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करके जर्मनी का एकीकरण लगभग पूरा कर लिया। सामान्य अर्थ में क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास की विभाजक रेखा थी। यह तथ्य रूस के लिए विशेष रूप से ही सही था। विदेशी युद्ध में पराजय ने जार निकोलस प्रथम की शासन नीति को पूरी तरह से बेकार प्रमाणित कर दिया और रूस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जार निकोलस की 30 वर्षीय शासन अवधि तानाशाही की रक्षा करने में बीती थी। विदेशों में रूसी सेना को इसके समर्थन में लगाया जाता था तथा देश के अंदर उदारवादी विचारों को कुचलने के लिए सभी प्रकार के तरीके काम में लाए जाते थे। संपूर्ण देश को एक सेना के रूप में देखा जाता था। तभी रूस क्रीमिया युद्ध में पराजित हुआ। महान रूसी तानाशाह की सेना उदारवादी पश्चिम की सेना से पराजित हो गई थी। जिस सैनिक शक्ति के संचय के लिए सब कुछ बलिदान किया गया था, उसकी प्रतिष्ठा पराजय के कारण धूल में मिल गई थी। इस कारण रूसी लोगों का आक्रोश, जो युद्ध के पहले अंदर ही अंदर उबल रहा था, पराजय के बाद खुले विरोध में परिवर्तित हो गया और रूस में भयंकर हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नए जार अलेक्जेंडर ने समय की मांग को स्वीकार कर लिया तथा सुधार लाने के तरीके जैसे कृषक दास की उन्मुक्ति, शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण इत्यादि लागू किया ताकि रूस को एक आधुनिक राज्य बनाया जा सके। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध ने यूरोप इतिहास को आंदोलित कर दिया। इस युद्ध ने एक नए युग का प्रारंभ किया, जिससे कई युगांतकारी घटनाओं के लिए रास्ता खुल गया। तो जो पोयम हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ लाइट ब्रिगेड, इसमें 600 सोल्जर्स हैं जो हॉर्स पर बैठ करके वैली ऑफ डेथ की तरफ जाते हैं, जो लगभग 1.5 मील की दूरी पर था। दे वर ओबेइंग अ कमांड टू चार्ज द एनिमी फोर्सेस दैट हैड बीन सीजिंग देयर गन्स। और ये अपने कमांडर का आदेश मान रहे थे और ये इस एनिमी की तरफ बढ़ रहे थे, उन एनिमी की तरफ बढ़ रहे थे जो कैवेलरी यानी कि जिनके पास तोपें थीं, आर्टिलरी थी, गन्स था। और ये जो ब्रिटिश के सैनिक थे, इनके पास सिर्फ तलवार था और घोड़े पर सवार थे। ये नॉट अ सिंगल सोल्जर वाज डिस्करेज्ड और डिस्ट्रेस्ड बाय द कमांड टू चार्ज फॉरवर्ड इवन दो ऑल द सोल्जर्स रियलाइज्ड दैट देयर कमांडर हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो यह मानता हो कि मेरे कमांडर ने गलत आदेश दिया है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। सभी अपने राष्ट्र के लिए जान देने के लिए तैयार थे। Someone had blundered. The role of the soldiers is to obey and not to make reply. किसी से बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन जो सैनिक थे वह आज्ञा का पालन कर रहे थे और उसमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, ना सवाल पूछ रहा था। नॉट टू रीजन, यह भी नहीं जानना चाहता था कि यह जो गलत आदेश दिया है सैनिकों को कि चलो रूसी सेना के ठीक सामने, रूसी सेना जो कि आर्टिलरी से भरपूर है, जिसके पास तोप, मशीन गन्स, राइफल ये सभी हैं, उनके सामने सिर्फ तलवार लेकर के लड़ने के लिए आगे बढ़ना है, ऐसा किसी ने नहीं कुछ कहा। सो दे फॉलोड ऑर्डर्स एंड रोड इनटू द वैली ऑफ डेथ। इसलिए ये लोग अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए घोड़े पर चढ़कर सिर्फ तलवार लेकर के आगे बढ़ते चले गए। 600 सोल्जर्स वेयर असॉल्टेड बाय द शॉट्स ऑफ सेल्स ऑफ कैनॉन्स इन फ्रंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ देम। 600 सैनिक जो आगे बढ़ रहे थे, इनके सामने तोप था, बाएं तोप था, दाएं तोप था। स्टिल दे रोड करेजियसली फॉरवर्ड टुवर्ड देयर ओन डेथ। ये जानते थे कि आगे बढ़ने से इनकी मृत्यु होगी, फिर भी यह मौत के मुंह में सीधे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। द सोल्जर्स स्ट्रक द एनिमी गनर्स विद देयर अनशीथेड स्वॉर्ड एंड चार्ज्ड एट द एनिमी आर्मी व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लुक्ड ऑन इन वंडर। पूरे सैनिक आगे बढ़ते गए और अपने एनिमी सैनिक के खेमे में घुस गए और राइफल वालों को तलवार से मार मार करके, उनका राइफल खींच करके उनको ही मारे, खुद भी मरे और पूरी दुनिया जो है आश्चर्य में थी। दे रोड इनटू द आर्टिलरी स्मोक एंड ब्रोक इनटू द एनिमी लाइन डिस्ट्रॉइंग देयर कोशैक एंड रशियन ओपोनेंट्स। ये ब्रिटेन के 600 सैनिक जो थे वह धुओं मतलब
तोपों से निकलने वाले गोलों के धुओं के बीच बढ़ते गए आगे। दुश्मन को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। Then they rode back from the offensive, but they had lost many men, so they were not the 600 anymore. इन्होंने अपने अंतिम सांस तक लड़ाई किया और रूसी सैनिकों को हरा दिया। मात्र ये 600 थे और उधर अनगिनत थे, और ये 600 सैनिक जो हैं वो रशियन सैनिक को हरा दिए। जब वापस आ रहे थे तो बहुत कम बचे हुए थे, 600 नहीं थे, लेकिन जीत करके आए। इसे कहा जाता है चींटी और हाथी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चींटी की जीत हुई। Cannons behind and on both sides of the soldiers now assaulted them with swords and shells. दोनों तरफ, तीनों तरफ जो भी तोपें थीं वह आग बरसा रही थीं, और सभी बंदूकें जो हैं वह गोली बरसा रहे थे। As the brigade rode back from the mouth of hell, soldiers and horses collapsed. ब्रिगेड जो था यह मौत के मुंह से बाहर निकल गया, और घोड़े जो थे वह भी कुछ मरे, कुछ जीवित रहे, कुछ वापस आए। The world marveled at the courage of the soldiers. Indeed, their glory is undying. The poem states these noble 600 men remain worthy of honor and tribute today. और पूरी दुनिया जो है इन 600 बहादुर सैनिकों के बहादुरी को सम्मान दे रहा है। वास्तव में इनकी जो बहादुरी है वह कभी भी मर नहीं सकती। और इस पोयम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यह बताया है कि यह 600 सैनिक सम्मान पाने के हकदार हैं। पोयम कैसा लगा बताना। आज हम लोग पढ़ेंगे द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ है। ये एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पोयम है। द टेल्स ऑफ द इनक्रेडिबल ब्रेवरी ऑफ द ब्रिटिश कैवलरी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बालाक्लावा। इस पोयम में यह हम जानेंगे कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो बड़ी ही बहादुरी के साथ, ऐसी बहादुरी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है और जिसे भूला भी नहीं जा सकता है, इतनी बहादुरी के साथ वह बालाक्लावा के बैटल में उसने तोपों का सामना किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड लिखे इन रिस्पॉन्स टू अ बैटल वेयर इन द ब्रिटिश कैवलरी चार्ज्ड ओवर ओपन टेरेन इन द बैटल ऑफ बालाक्लावा इन द क्रीमियन वार। इसमें इन्होंने जो लिखा है ये पोएम, ये इस रिस्पॉन्स में लिखे हैं कि एक ब्रिटिश कैवलरी जो है जिसमें एक ओपन ट्रेन को होता है पहाड़ी क्षेत्र में जो एक तराई वाला ज़मीन होता है, जगह होता है जहाँ पर सभी युद्ध कर सकते हैं, एक समतल टाइप का मैदान जहाँ पर लड़ा जा सकता हो पहाड़ के निचले हिस्से में। वहाँ पे बैटल ऑफ बालाक्लावा हुआ था क्रीमियन युद्ध के बारे में। क्रीमियन युद्ध जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, वहाँ आप जाकर के देख सकते हो। With 637 men, the British charged against Russia in what Alfred Lord Tennyson saw a suicidal charge. इसमें 637 ब्रिटिश सोल्जर जो हैं वह रशियन सैनिक के अगेंस्ट जा रहे थे, उनसे लड़ने के लिए। इस चार्ज को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने सुसाइडल चार्ज कहा है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वह संख्या में बहुत कम थे, इनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ तलवार था, और रशियन सोल्जर्स जो हैं वो सभी वेपन्स से लैस थे। रशियन साउथ टू कंट्रोल द डार्डेनेलेस विच वुड हैव थ्रेटेंड ब्रिटिश सी रूट। रशियन जो है यह डार्डेनेलेस पर कब्जा जमाने का सोचे हुए थे, और इसके कारण ब्रिटिश का सी रूट जो है वह खतरे में था। दिस पर्टिकुलर वार बिकेम वेल नोन बिकॉज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल हु नर्स्ड वाउंडेड सोल्जर्स ड्यूरिंग दिस वार। अब यह जो पर्टिकुलर वार है यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसी वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वह घायल सैनिकों का युद्ध के दौरान इलाज किया करती थी। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखे हैं, यह हेरोइक बैटल प्रेजेंट करता है इंग्लिश आर्मी का, इंग्लिश लाइट ब्रिगेड का और रशियन आर्मी के बीच का। 600 soldiers of the English side rode gallantly to the valley of death, symbolizing the battlefield. 600 सैनिक जो हैं वो इंग्लैंड के वह घुड़सवार हो करके मौत की घाटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर मौत की घाटी युद्ध के मैदान को कहा गया है। अब 600 सैनिक हों और आगे अनगिनत सैनिक हों और उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स भी हों और उनसे लड़ना मतलब हुआ आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। दे वेयर एट हाफ अ लीग डिस्टेंस फ्रॉम द बैटल फील्ड। और ये लोग जो जा रहे थे तो वो मात्र हाफ लीग मतलब 1.5 मील की दूरी पर थे युद्ध के मैदान से। आफ्टर अराइविंग एट द जोन ऑफ एक्शन दे फॉर ब्रेवरी फॉर ऑनरिंग देयर नेशन विद अ विक्ट्री।
घुड़सवार होकर के 600 सैनिक जो हैं वह 1.5 मील की दूरी तय करके जब रशियन सोल्जर्स के कैंप में पहुंचे, वहां उन्होंने काफ़ी अदम्य उत्साह का प्रदर्शन किया, लड़े और जीते भी। हाउएवर ऑन द बैटलफील्ड अ सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश साइड हैड मेड एन एरर। कहता है अंग्रेजों की तरफ से एक सोल्जर जो है वह समझ रहा था कि उसने एक गलती की है। दे हैड नो टाइम टू रेक्टिफाई इट। ब्रिटिश आर्मी जो गलती किया था उसको सुधारने का उसमें समय नहीं था। ओनली टू थिंग्स वे आर रनिंग इन देयर माइंड्स। उस समय पूरे सैनिक के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उन्हें या तो लड़ना है या मरना है। द लाइट ब्रिगेड चूज द फॉर्मर एंड हेल्ड द ग्राउंड टिल दे ब्रेथ देयर लास्ट। और जो लाइट ब्रिगेड है यानी कि अंग्रेजों की जो सेना है, इसने पहले यानी कि लड़ो इसको चूज किया और वह अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अब इस पोएम का हम लोग थीम देखेंगे। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन डिस्कवर द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म, वार एंड नेशनलिज्म। इस पोएम द्वारा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं उन्होंने देशभक्ति, युद्ध और राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, इस भावना को बताया है। सबसे पहले पैट्रियोटिज्म। द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोएम। थीम जो है पैट्रियोटिज्म, यह सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इस पोएम का। 600 कैवेलरीज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिड नॉट हेजिटेट टू डाई ऑन द बैटलफील्ड। ये 600 सैनिक जो हैं कम मात्रा में थे, फिर भी यह युद्ध के मैदान में मरने से तनिक भी हिचकिचाए नहीं। दे न्यू दे वेर गोइंग इन द वैली ऑफ डेथ। वे जानते थे कि वह मौत के मुंह में जा रहे हैं। एंड देयर वॉज नो वे टू रिटर्न देयर बैक्स। और वह यह भी जानते थे कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। They had to accept defeat or fight till their last breath. उन्होंने उनको या तो स्वीकार करना था हार या अपने अंतिम सांस तक लड़ना था। Still they were fearless. फिर भी डर नाम की कोई चीज नहीं थी उन सबों में। Though there was a mistake from the English side, the soldiers were not hesitant to move further. कहता है कमांडर से गलती हो गई थी। कमांडर ने 600 सैनिक को जो आदेश दिया आगे बढ़ने का और लड़ने का, ये गलत आदेश था, यानी कि यह सैनिकों को सीधे मौत के मुंह में भेजने का आदेश था। फिर भी ये गलती जो है, इस गलती को गलती नहीं मान करके जितने भी सैनिक थे वह काफ़ी ओबीडियंट थे, वह आगे बढ़े। आगे बढ़ने में वो तनिक भी हिचकिचाए नहीं। सच करेज एंड कन्विक्शन ऑफ हार्ट रिफ्लेक्ट देयर लव फॉर द कंट्री। इस तरह का साहस और मन में देश के प्रति ऐसा प्रेम, इसकी झलक दिख रही थी। दे वेर ट्रू पैट्रियोटिक साउल्स दैट हैड टॉइल्ड एंड राउट एंड थाउट विद द स्पिरिट ऑफ देयर नेशन। ये वास्तव में पवित्र आत्माएं थे, ये सब देशभक्त आत्माएं थे। जो भी सैनिक थे ये लड़े, सोचे और कि देश का सम्मान हमें खत्म नहीं करना है, तो इन्हें देश की महान आत्माएं माना गया। वार, द थीम ऑफ वार इज अनदर पार्ट ऑफ द पोएम। इस पोएम का दूसरा थीम है वार। टेनिसन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड मिलिट्री मेटाफोर्स रिफ्लेक्ट द थीम इन द पोएम। अब टेनिसन जो हैं इन्होंने जो शब्द का चयन किया और मिलिट्री शब्द का चयन किया, ये मेटाफोरिकली रिफ्लेक्ट करता है पोएम के थीम को। द इमेज डिपिक्टिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द बैटलफील्ड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पोएम्स प्रॉक्सिमिटी टू द आइडिया ऑफ वार। ये जो इमेज बनता है इस इंसिडेंट को सोच करके हम लोगों के दिमाग में, यह भी पोएम के प्रॉक्सिमिटी को बताता है कि जो पोएट हैं वह वार के विचार के बारे में क्या बताते हैं। द पोएट प्रोजेक्ट्स वार एज अ ग्लोरीफाइंग चैप्टर ऑफ हिज नेशंस हिस्ट्री। पोएट जो हैं वह यह बताते हैं कि किसी भी नेशन की हिस्ट्री का सबसे ग्लोरीफाइड चैप्टर होता है वार। वार के बारे में बता करके वह बता सकता है कि हमारा देश कितना महान है। नेशनलिज्म, द थीम ऑफ नेशनलिज्म इज प्रेजेंट इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। नेशनलिज्म जो है यह इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में प्रतीत होता है। द पोएट टेल्स द रीडर टू ऑनर द लाइट ब्रिगेड फॉर देयर हेरोइक फीट इन द वार। इस पोएम में पोएट जो हैं वह पाठक से यह आग्रह करते हैं कि मरे हुए इन सभी सैनिकों के बहादुरी कार्य के लिए उनको ऑनर दिया जाए। कोसैक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सैबर स्ट्रोक सैटर्ड एंड सडर्ड इनवोक अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द पोएम। इसमें जो कोसैक और रशियन है, रील्ड फ्रॉम द सैबर स्ट्रोक सैटर्ड एंड सडर्ड, ये सभी हमें पोएम में नेशनलिज्म के सेंस को बताता है। अब इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वह देखेंगे हम लोग। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। पहला 2 लाइन जो है पोएम का, उसमें पोएट पैलीलोगी यूज किए हैं।
थर्ड लाइन में पोएट जो है वो मेटाफर यूज किए हैं बैटलफील्ड के लिए। बैटलफील्ड जो है इसे वैल्यू ऑफ डेथ कहा तो मेटाफोरिकली हो गया। पोएट जो है वो कैपिटलाइज्ड कर दिए हैं फर्स्ट लेटर ऑफ डेथ को सेम फ्रेज में। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वह पर्सनिफिकेशन यूज कर रहे हैं। अगले लाइन में 600 जो वो यूज किए हैं तो पोएट जो है वो रेफर करते हैं लाइट ब्रिगेड के सोल्जर्स को, तो यहाँ पर उन्होंने मेटोनाइमी यूज किया है। पोएट लाइन यूज करते हैं रोड द 600 एज अ रिफ्रेन, रोड द 600 इसको रिफ्रेन यहाँ पे कहा गया। सेकेंड स्टेंजा में पोएट जो है वो रियोटोरिकल क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेशन यह यूज किए हैं। एक एनाफोरा भी यूज किया गया है लाइन के स्टार्टिंग में, देयर इज नॉट टू। लाइकवाइज इन द थर्ड स्टेंजा, वहीं थर्ड स्टेंजा में एक एनाफोरा फर्स्ट 3 लाइन्स में है। पोएट ने मेटाफर यूज किया है फ्रेज में माउथ ऑफ हेल, यह एक तरह का पर्सनिफिकेशन भी है। एक मेटोनाइमी यूज किया है इस लाइन में, वह किस लाइन में, द वर्ल्ड वंडर्ड, इसमें डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, सो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। पोएट ने इंटरोगेशन यूज किया है फेमस लाइन में, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कीजिएगा।